हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एरिया कॉन्सेप्ट। स्लोप कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। स्लोप कॉन्सेप्ट फॉर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन का हम लोगों ने स्टडी किया था और आज के क्लास में स्टडी करेंगे एरिया कॉन्सेप्ट फॉर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एरिया कॉन्सेप्ट मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेडिकल आईटी में किस तरीके से पूछा जा सकता है, हम दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया कॉन्सेप्ट। तो एरिया का फार्मूला, आप ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला जानते होंगे, स्क्वायर का जानते हैं, ट्रेपेजियम का जानते हैं, सिलेंडर का जानते हैं, इस तरीके का सर्कल का है, स्फेयर का है। इन सारे केसेज में जो सिमेट्रिकल शेप होता है उसका एरिया का फार्मूला आप लोग को पता है, बट हम वैसी जगह एरिया का कैलकुलेशन करेंगे जो सिमेट्रिकल शेप नहीं है। जैसे देखिए तो बोर्ड पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन में हमने ये डायग्राम बनाया है। एक्स वाई प्लेन में जो डायग्राम बनाया है इसमें यहाँ से यहाँ तक लाइन हमने खींचा है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ये ए से बी पॉइंट तक जो हमने लाइन खींचा है, यहाँ से इस तरीके से लाइन को हमने मिलाया है। जो साइडेड रीजन है, जो साइडेड रीजन हमने किया है, इस साइडेड रीजन का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कोई सिमेट्रिकल शेप आपको नहीं दिख रहा है, तो जब सिमेट्रिकल शेप दिख ही नहीं रहा है तो आप एरिया का कोई फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, कि इसमें से dx थिकनेस का, ये बहुत बड़ा थिकनेस है, आप बहुत छोटा सा थिकनेस का एक स्ट्रिप हमने कंसीडर कर लिया। ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप इसमें होगा। हमने एक कंसीडर किया, dx ये थिकनेस है बहुत छोटा सा। dx का मीनिंग हमने बताया होगा कि अगर ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ लंबा रहा होगा तो इसमें से 1 मिलीमीटर थिकनेस ले लिया हमने। 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मिलीमीटर ले लो, उसका भी छोटा भाग सोचो, ये हमारा dx हो गया। और ये हाइट जो है उस समय y हो गया। देखिए जब पूरे कर्व पर आप सोचेंगे तो y का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। y का वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह अलग अलग होगा। लेकिन एक छोटा सा थिकनेस आप सोचेंगे तो उस छोटा सा थिकनेस के लिए y का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू और ये वैल्यू में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो y को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप हमने बनाया है, ये आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप सारे लोग आप लोग समझते होंगे। जो पतला सा पार्ट हमने कट किया है वो हमारा स्ट्रिप हो गया। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लेंथ का सेक्शन हो गया और ये इसके लिए विड्थ का सेक्शन हो गया। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया भी तो बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि आपने स्ट्रिप बहुत छोटा सा थिकनेस का लिया है तो इसका एरिया भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। और वेरी स्मॉल एरिया को हम dA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y इंटू dx हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया dA हो गया। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो हमने कंसीडर किया है तो ये 1 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। इस 1 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया dA इक्वल टू y dx है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक बनाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जब बनाएंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर देना ही इंटीग्रेशन होता है। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ dA करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो अब देखिए तो यहाँ से एरिया का फार्मूला क्या मिला। एरिया का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx एरिया का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर ये एरिया जब कंसीडर करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ कर्व टिल द x एक्सिस। जब यहाँ dx हमने दिया है तो टिल द x एक्सिस, एरिया ऑफ कर्व टिल द
एक्स एक्सिस। यहां पर लिमिट क्या लेंगे, तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, x1 से, और लास्ट कहां पर हो रहा है, x2 पर। तो ये x1 से स्टार्ट हुआ और x2 तक चला गया। तो ये x1 से x2 इंटीग्रेशन ऑफ y dx को लिया, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व टिल द x एक्सिस। अब ये जो फॉर्मूला हमने आपको समझाया है, अगर मान लो कि एरिया टिल द x एक्सिस नहीं निकालकर ये एरिया टिल द y एक्सिस निकालना होता तब क्या होता। ये अगर दूसरे तरीके से आप सोचें, कर्व हो ही है लेकिन एरिया ऐसे हम नहीं निकालना चाह रहे हैं, एरिया ऐसे निकालना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है। ये y एक्सिस तक कितना एरिया इंक्लूज कर रहा है, ये एरिया हमको निकालना है। जब ये एरिया निकालेंगे तो इसका इनिशियल वैल्यू कितना होगा, y1, और इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, y2, और ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे आप, जब आपने एरिया टिल द x एक्सिस लिया था तो लिमिट x1 से x2 था, तो x1 से x2 लिमिट था तो स्ट्रिप क्या था, dx था, स्ट्रिप थिकनेस ds था। और अब यहाँ y1 से y2 लेंगे तब स्ट्रिप थिकनेस ऐसे बनेगा। आप लोग समझ रहे हो ना, स्ट्रिप थिकनेस ऐसे बनेगा, और ये जो स्ट्रिप का थिकनेस होगा, इस स्ट्रिप थिकनेस को हम लोग क्या लिखेंगे, dy, उसमें लिखे थे dx, तो इसमें हो गया dy, और ये यहां से यहां तक जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x। तो इससे जब एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy y1 से y2। तो ये जो एरिया ऑफ कर्व हो गया, वो एरिया ऑफ कर्व टिल द y एक्सिस। तो टिल द y एक्सिस जब हमने लिया तो dy, और टिल द x एक्सिस लिया तो dx। ये हमारा हो गया एरिया का कॉन्सेप्ट जो कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैलकुलस में करवाए जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि इस एरिया कॉन्सेप्ट का यूज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे करेंगे। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए डिफरेंट केसेज को हम डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, राइट साइड हम लोग केस फर्स्ट अब देखते हैं। केस फर्स्ट में आप एक पोजीशन टाइम प्लेन, वेलोसिटी टाइम प्लेन, एक्सेलरेशन टाइम प्लेन, ऐसा आप सोचिए। स्लोप कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था, पोजीशन टाइम प्लेन पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम प्लेन भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन टाइम प्लेन भी पढ़ा था। वहां स्लोप की बात करते थे, मतलब डिफरेंशिएशन की बात करते थे। बट यहां पर एरिया की बात करना है, तो एरिया का बात कैसे करेंगे। अगर मान लो ये वेलोसिटी ले लिया और ये टाइम ले लिया, तो जब वेलोसिटी टाइम ले लिया तो y एक्सिस के जगह पर वेलोसिटी हो गया और x एक्सिस के जगह पर टाइम हो गया। और मान लो किसी ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनाया है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहां से यहां तक का जो एरिया आप निकालेंगे, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एरिया का फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ y dx, चूंकि टिल द x एक्सिस हमने दिया है, इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो y के जगह पर v हो जाएगा और x के जगह पर t हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो गया। देखिए ये स्टार्टिंग वैल्यू t1 हो गया और फाइनल वैल्यू t2 हो गया। अब यहां से आप लिखें एरिया ऑफ VT प्लेन, एरिया ऑफ VT प्लेन, एरिया ऑफ VT प्लेन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 से t2।
अब v वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ds/dt इंटू dt एडजस्ट हो गया, क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू s हो गया। s किसके लिए इस्तेमाल होता है? s या तो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और या तो फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप सोचें कि ये एरिया डिस्टेंस को बताएगा या डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ही बताएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम प्लेन या तो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा या तो डिस्टेंस को। तो ये जो एरिया कंसेप्ट के फर्स्ट में हमने यूज किया है, इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या है? इसका कंक्लूजन पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ VT प्लेन, वेलोसिटी टाइम प्लेन, इज इक्वल टू आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और बोथ। या तो वह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा या तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा या तो दोनों को रिप्रेजेंट। अब सवाल उठता है कि कब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, कब वह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और कब दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ये कैसे हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, उस एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे। अब जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आप ऐसा कंसीडर करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो इस तरीके से दिया हुआ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिया हुआ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर है और दूसरा एरिया टाइम एक्सिस से नीचे है। ये टाइम एक्सिस से ऊपर के एरिया को हम लोग अगर A1 ले लें तो टाइम एक्सिस से नीचे का एरिया A2 हो जाएगा। अब यहां से मान लो कुछ डेटा दिया हुआ है, ये 50 है मीटर पर सेकेंड में है और ये टाइम है सेकेंड में दिया हुआ है। अब उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम का वैल्यू यहाँ पर मान लो 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जब दोनों एरिया A1 और A2 कैलकुलेट आप करेंगे तो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। तो A1 एरिया कैलकुलेट आप करेंगे तो कितना होगा? A1 एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका एरिया आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट 50। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 50 100 मीटर होगा। 100 मीटर हमने क्यों लिखा? एरिया मीटर में क्यों है? कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एरिया लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन मीटर स्क्वायर तब होता है जब हम प्लेन एक्स वाई लेते हैं, एक्स भी मीटर में वाई भी मीटर में, तो वाई dx करेंगे तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपका टाइम है और ये क्या है? ये टाइम है सेकेंड में और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा, मीटर बचेगा। दूसरी बात, यहाँ पर एरिया किसके लिए आ रहा है? या तो डिस्टेंस के लिए या तो डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मीटर में होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 100 मीटर लिखा है, मीटर स्क्वायर आप नहीं लिखेंगे। A2 आप कैलकुलेट कर लीजिए,
A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, बेस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 - 4 2 हो जाएगा। और इसका हाइट वैल्यू जैसे 50 दिया हुआ है ऐसे कुछ यहाँ पर दिया हुआ होगा, लेट अस कंसीडर ये 20 दिया हुआ है, तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 मीटर हो गया। अब देखिए टोटल एरिया A1 और A2 अलग अलग निकाला हमने, बट टोटल एरिया जब करेंगे तो दोनों का एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है एडिशन क्यों करेंगे और सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, ये समझने के लिए आप पहले ये सोचिए कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो डिस्टेंस के लिए एरिया ऑलवेज पॉजिटिव यूज करेंगे, मतलब ये भी एरिया पॉजिटिव लेंगे और ये भी एरिया पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा और नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तब उसके लिए डिस्टेंस इक्वल टू A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 लेंगे तो A1 100 है और A2 का वैल्यू 20 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 मीटर। मतलब एरिया चाहे टाइम एक्सिस से ऊपर हो चाहे टाइम एक्सिस से नीचे हो, दोनों ही हम पॉजिटिव लेंगे किसके लिए डिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे और टाइम एक्सिस से नीचे का एरिया नेगेटिव लेंगे। तो डिस्टेंस का हमने कैलकुलेशन ये कर लिया और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन आप क्या करेंगे ये देखें। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू A1 माइनस A2, टाइम एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव, तो ये 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 80 मीटर हो गया और डिस्टेंस का वैल्यू 120 मीटर हो गया। तो देखिए यहाँ पर एरिया डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर एरिया डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट किया है, लेकिन डिस्टेंस के सोचने का तरीका हमारा अलग है और डिस्प्लेसमेंट का सोचने का तरीका अलग है। लेकिन हमने कहा कि दोनों को भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर एरिया या तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया या तो डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन होगा कि जहां पर एरिया नीचे हो ही नहीं, सारा एरिया ऊपर हो, वैसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा इक्वल होगा। एग्जांपल 1 के बाद एग्जांपल 2 हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 2 में ये वेलोसिटी टाइम फ्रेम दिया हुआ है। इस तरह का ग्राफ आप पहले भी पढ़े थे, बट वहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ था। पीछे का लेक्चर जब स्लोप कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ था, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या पूछा गया आपसे, इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड नंबर फर्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t इक्वल टू 12 सेकंड। 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें जितना भी एरिया है टोटल कहाँ है, टाइम एक्सिस से ऊपर है, तो जितने भी एरिया आप कैलकुलेट करेंगे सब डिस्टेंस भी देगा और डिस्प्लेसमेंट भी देगा। जब एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर होता है तो वह पॉजिटिव ही टोटल होगा, और जब टोटल पॉजिटिव वैल्यू होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नहीं होगा। इससे पहले वाला एग्जांपल में क्या था कि जब एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर था और नीचे था तो डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव आपने लिया था और डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस माइनस लिया था। तो एक में A1 प्लस A2 आ रहा था, एक में A1 माइनस A2 आ रहा था, जिसकी वजह से दोनों वैल्यू सेम नहीं था। लेकिन यहाँ पर टोटल एरिया जो है टाइम एक्सिस से ऊपर होने की वजह से आपका जितना डिस्टेंस के लिए होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। इसलिए इस प्रॉब्लम में अलग अलग भले पूछा गया बट दोनों का आंसर सेम होगा। अब इसमें एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का शेप ट्रायंगल दिख रहा है OA2, फिर AB 62, ये एरिया क्या दिख रहा है
ये रेक्टेंगल AB62 है, इसका एरिया फिर आप निकालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ट्राइपेजियम है, इसका एरिया निकालेंगे। फिर ये यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालेंगे। ये टोटल एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया। एरिया कौन कौन सा लेंगे, टोटल एरिया को आप यहां पर मेंशन कर दें, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OA2 प्लस स्क्वायर AB62 स्क्वायर। अब देख लें स्क्वायर या रेक्टेंगल क्या बन रहा होगा, ये तो डिपेंड करता है वैल्यू से। ये रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर नहीं है। देखिए ये 50 यहाँ से यहाँ तक है और ये 2 - 6 है, ये इक्वल रहता तब स्क्वायर होता। तो ये AB62 स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। फिर आगे आप बढ़ें, ये क्या बन रहा है, ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम 6BC8। फिर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या है, 8CD। अब सारे वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें। देख दिस वैल्यू इक्वल टू OA2 का एरिया कितना हो जाएगा, देख लीजिए। OA2 1/2, बेस वैल्यू इसका कितना है 2, हाइट वैल्यू कितना है 50 प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया ये एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, 4 × 50। 4 क्यों लिया, 6 - 2 यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट 6BC8, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइपेजियम का एरिया याद है ना, 1/2 पैरेलल साइड का एडिशन होता है। तो पैरेलल साइड में ये है और ये है, तो ये 50 है। इसका डेटा कुछ दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर देखिए डेटा लिखा हुआ नहीं, छुटा हुआ डेटा है। 100 मीटर/सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी मीटर/सेकेंड में होगा। ये भी मीटर/सेकेंड में होगा, ये भी मीटर/सेकेंड में होगा। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड में ये 100 हो गया और ये 50 हो गया। तो ये 100 + 50 इंटू हाइट। हाइट मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ये तो ये आमने सामने का साइड हो गया एडिशन, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 6 और 8 का डिफरेंस कितना है 2। फिर प्लस क्या होगा, ये अगर ये होगा तो कितना लिखेंगे, ट्रायंगल 8 6 12 का 1/2। यहां पर देखिए तो कैद कीजिए, तो 1/2 बेस वैल्यू कितना होगा 12 - 8, 4 हो जाएगा। और इनटू हाइट 8 से C तक, 8 से C तक का हाइट कितना है 100। अब टोटल को कैलकुलेट कर लीजिए, 50 + 200 प्लस ये 150 + 200, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 400 + 200 600 मीटर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे। इस तरह का सवाल हमने खुद आपको पहले से करवा दिया था।
वेलोसिटी टाइम प्लेन का एरिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी प्लेन, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। वीटी प्लेन का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। और अलग अलग टाइम पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर OA स्ट्रेट लाइन होगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर AB स्ट्रेट लाइन होगा। आप जैसे मैंने बोला इतना, जो स्टूडेंट पीछे का लेक्चर पढ़े हैं उनको दिमाग में आ गया होगा कि सवाल कैसे सॉल्व होगा। इसलिए रेस्ट पार्ट इसका होमवर्क है, खुद कैलकुलेशन कीजिए। केस फर्स्ट में हमने डिस्कस किया वेलोसिटी टाइम प्लेन। केस सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम प्लेन। लेट अस कंसीडर ये एक्सेलरेशन का एक्सिस दिया हुआ है और ये टाइम का एक्सिस दिया हुआ है। अब यहां पर मान लो किसी तरह का ग्राफ है, यही ग्राफ है, ये यहां से यहां तक T1 मान लें, ये यहां से यहां तक T2 मान लें। तो ये T1 और T2 जब आपने कंसीडर किया है तो ये T1 और T2 लिमिट के अंदर ये एरिया टोटल कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया का फॉर्मूला यूज क्या करेंगे हम, y dx लिखते थे, तो y के जगह पर यहाँ क्या है एक्सेलरेशन और x के जगह पर क्या है टाइम। तो ये क्या हो गया, y के जगह पर a और dx के जगह पर dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt। लेकिन थोड़ा सा और इसको अगर एक्सटेंड करें, एरिया इक्वल टू a dt, बट a का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं dv बाई dt इंटू dt। तो dt dt एडजस्ट हो गया तो क्या बच गया dv। अब यहां पर dv का इंटीग्रेशन वैल्यू आप लिखेंगे तो dv का इंटीग्रेशन वैल्यू v होगा। अब इसमें लिमिट अगर आप रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। तो ये एरिया इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v u टू v माइनस u हो गया। तो यहां से आप देखें तो कंक्लूजन पॉइंट क्या मिला कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम प्लेन। इससे कंक्लूजन क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी प्लेन। वीटी प्लेन का जो एरिया है वही चेंज इन वेलोसिटी होगा। अब यहां से देखो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी प्लेन जब हमने डिस्कस किया, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस एरिया। अब यहां पर v इक्वल टू u प्लस एरिया का फॉर्मूला लिखें आपकी मर्जी, या फिर u को इधर कर लेते हैं v माइनस u इक्वल टू एरिया लिखें, आपकी मर्जी, दोनों बातें सेम है। अब इस पर रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। केस 1 पर 2 एग्जांपल देखा था, यहां पर भी एक 2 एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया। देखिए ये काफी फेमस नॉमेरिकल एग्जांपल है। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल में कितने बार पूछा जा चुका है। ये एक्सेलरेशन का एक्सिस है, यहां से यहां तक का वैल्यू 8 गिवन है, तो निश्चित रूप से एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। और ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट,
यहाँ पर 2 सेकेंड टाइम ले लिया गया और ये 4 सेकेंड है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? इफ एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, if at t equal to 0 velocity is 2 meter per second, then find velocity at t equal to 2 second. Velocity at t equal to 2 second. First number. सेकेंड नंबर इसमें क्या पूछा जा सकता है? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब इन दोनों पार्ट का सॉल्यूशन बारी बारी से करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन में आप देखें कि जब 2 सेकेंड की बात किया है तो हम यहीं तक सोचेंगे, यहां से राइट साइड नहीं सोचेंगे। जब 2 सेकेंड की बात किया है तो हम सिर्फ इतना सा ही पार्ट सोचेंगे। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है कि इतना सा पार्ट का जो एरिया होगा, अभी हमने पढ़ा, इतना सा पार्ट का जो एरिया होगा वह v माइनस यू के बराबर होगा या v इक्वल टू यू प्लस एरिया होगा। इस प्रॉब्लम में u कहाँ दिया हुआ है? u होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये जो लिखा है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है? यही तो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, ये पता है। एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो v का वैल्यू पता हो जाएगा। तो ये 2 हो गया और v का वैल्यू क्या लिखेंगे? एरिया का वैल्यू क्या लिखेंगे? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस वैल्यू 4 हो गया और हाइट वैल्यू 8 हो गया। यहां से देखिए 2 प्लस ये कैंसलेशन करेंगे तो 2 इंटू 8 16 हो गया। तो ये 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो v का वैल्यू 18 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट के लिए अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 4 सेकेंड के लिए क्या करना है। तो 4 सेकेंड के लिए हम 4 सेकेंड तक बात करेंगे। 2 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड तक एरिया लिया था, 4 सेकेंड के लिए 4 सेकेंड। अब ये भी एरिया हम शामिल करेंगे। अब ये भी एरिया जब शामिल करेंगे तब क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एरिया। फॉर्मूला तो उतना ही है, लेकिन वहां जब एरिया लिखे थे तो 2 सेकेंड तक लिखे थे और यहां जब एरिया लिखेंगे तब 4 सेकेंड तक। तो u का वैल्यू 2 और एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 प्लस 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 8 18 मीटर पर सेकेंड। दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, देख लीजिए। u का वैल्यू ये हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 8। इसका मतलब ऊपर में कहीं गड़बड़ हुआ है, चेक कीजिए, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए हैं। 1/2 इंटू बेस वैल्यू कितना था? ये 2 सेकेंड में एरिया लिए थे ना, तो ये 2 सेकेंड में एरिया लिए थे, तो यहां से 0 से 2, तो बेस वैल्यू ये 2 होगा। करेक्शन हो गया। अब देखिए तो इसके हिसाब से ये कितना होगा? 2 प्लस 8 10 होगा। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसके हिसाब से ये आंसर करेक्ट है 18 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें 18 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट का हो गया। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि आपने जो इतना तरीका बताया कि v इक्वल टू यू प्लस एरिया लेंगे,
9th क्लास में जो हम पढ़े थे अगर उसको यूज करें तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं, ये तो एक लाइन में ही कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 8 आप रखेंगे जो गलत है, क्यों गलत है, और t का वैल्यू जितना दिया हुआ उतना रखेंगे। तो यहां पर देखिए गलत क्या है कि ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। आप देखिए यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते 8 हुआ है और फिर ये डिक्रीज होते होते 0 हुआ है। तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तब ये फार्मूला इंप्लीमेंट होता है, बट यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन यहां कांस्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहने की वजह से ये सोचना हमारे लिए गलत है। यही कारण है कि ये क्वेश्चन हमने कहा काफी फेमस है, आईटी मेडिकल दोनों में ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, कितने बार रिपीट हो चुका है। एरिया कॉन्सेप्ट पर एग्जांपल 4 है और एग्जांपल 4 में वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज v इक्वल टू 5 1 माइनस 2t। देखिए पहले दोनों ही केस में, केस फर्स्ट और केस सेकंड में आपने क्या देखा था कि डायग्राम दिया हुआ था, चाहे वेलोसिटी टाइम का डायग्राम हो चाहे एक्सेलरेशन टाइम का डायग्राम हो, और वहां से जो कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था हम एरिया के हेल्प से कैलकुलेट कर रहे थे। बट अब क्या होगा कि इक्वेशन दिया हुआ है और डायग्राम दिया हुआ नहीं है। डायग्राम प्लॉट करना आपका ड्यूटी है, मतलब उसमें डायग्राम आपको प्लॉट करके दे दिया गया था, तब के लिए काम आसान था, सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना था। बट यहाँ पर डायग्राम प्लॉट करके नहीं दिया गया है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जांपल में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया है, हो सकता है इसी को एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन भी दिया जा सकता है। जब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया है तो वेलोसिटी टाइम प्लेन पर प्लॉट करेंगे, केस फर्स्ट हो गया। और अगर यहाँ एक्सेलरेशन दे दिया जाता तो एक्सेलरेशन टाइम प्लेन पर होता, केस सेकंड की ओर चला जाता। तो चलिए हम लोग केस फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी टाइम प्लेन उसकी बात करें। तो वेलोसिटी टाइम प्लेन पर इसका ग्राफ कैसे आप प्लॉट करेंगे। अब क्लास में बैठे हुए दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ग्राफ के बारे में डिटेल जान रहे होंगे, वो समझ गए होंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। बट दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो हो सकता है ग्राफ का क्लास छोड़ दिए होंगे, ग्राफ का स्टडी अभी तक नहीं की हो। मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि दोनों स्टूडेंट आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए यहां पर v इक्वल टू 5 माइनस 10t, v इक्वल टू माइनस 10t प्लस 5। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो पहले ये देखिए कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 5, तो t इक्वल टू 0 यहां पर होगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 5, तो ये ले लिया 5 मीटर पर सेकेंड में यहां पर हमने t इक्वल टू 0 पुट किया तो v इक्वल टू 5 आ गया। हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट करना है वह कितने सेकंड में कैलकुलेट करना है 1 सेकंड में। तो अब अगर t का वैल्यू 1 पुट करते हैं तब क्या होगा ये देखना होगा। तो t का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो v का वैल्यू देखिए कितना आएगा -5, तो +5 ऊपर की ओर है तो -5 किधर होगा नीचे। मान लो ये है आपका -5। अब स्ट्रेट लाइन किधर से जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा या स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा। इस बात को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि टाइम एक्सिस को कहां पर कट करेगा।
टाइम एक्सिस को अगर पॉजिटिव साइड में कट करेगा तो ऐसे जाएगा, और अगर टाइम एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट करेगा तो ऐसे होगा। तो एक बार t 0 पुट किया था तो v मिल गया था, t 1 पुट किया तब भी मिल गया। अब एक बार v का वैल्यू 0 पुट कर दो, पुट v इक्वल टू 0। जब v का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 5 1 माइनस 2t इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए तो t का वैल्यू कितना आ गया 1/2। इसका मतलब वेलोसिटी 0 कितने सेकंड पर होगा, हाफ सेकंड पर। तो हाफ सेकंड पर वेलोसिटी 0 आ रहा है। तब जरा सोचिए कि हाफ सेकंड पर वेलोसिटी 0 आ रहा है, पहले कितना था +5। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी था +5, इसके बाद हाफ सेकंड पर क्या हो गया है 0, ऐसे जाएगा ना। इसके बाद कितना हो रहा है -5, ये ऐसे जाएगा। अब यहां पर 1 सेकंड तक दिखाया गया तो ये हो गया, यहां पर हाफ सेकंड है तो 1 सेकंड यहां पर कहीं होगा, ये हो गया। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और जो स्टूडेंट ग्राफ का स्टडी कर चुके हैं उनके लिए देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पर है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट है +c, +c का मतलब होता है कट ऊपर की ओर होगा +y एक्सिस पर, और ये स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप यहां पर भी होगा। यहां देखिए यहां थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए नेगेटिव स्लोप बनता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन जो पहला तरीका हमने अपनाया ये अब 9th क्लास का तरीका है। 9th क्लास में जब ग्राफ खींचते थे तो ग्राफ पेपर पर पॉइंट कलेक्ट करते थे कैसे, एक बार वैल्यू 0 पुट करते थे x का, एक बार y का, फिर आप ऐसा करते थे 1-2 वैल्यू और पुट करते थे, तो उससे पता चलता था कि स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रेट लाइन होने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, तो एक पॉइंट यहाँ जब पता चल गया तो स्ट्रेट लाइन हमने प्लॉट कर दिया। स्ट्रेट लाइन के प्लॉटिंग के बाद हमारा काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सॉल्यूशन करना है डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए एरिया 2 पार्ट में हो गया, ये टाइम एक्सिस से ऊपर कर दिया है, इसको A1 हमने दे दिया, और ये टाइम एक्सिस से नीचे का एरिया है, इसको हमने A2 दे दिया। A1 और A2 दोनों का वैल्यू आप कैलकुलेट करें, और इसके बाद डिस्टेंस के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं A1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस वैल्यू 1/2, हाइट वैल्यू 5, तो ये 5/4 मीटर आ जाएगा। A2 जब कैलकुलेट करेंगे तब कितना होगा 1/2, देखिए तो ये बेस वैल्यू कितना है, ये भी 1/2 है, और हाइट इसका नीचे जो कितना है 5, -5 नहीं लिखेंगे 5, क्योंकि जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो जब तक ट्रायंगल की बात करते हैं उस समय साइड का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो एरिया हम ट्रायंगल मानकर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए साइड का लेंथ नेगेटिव नहीं होगा। तो ये 5/4 मीटर। अब डिस्टेंस के लिए दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो A1 + A2 हो गया, तो ये 5/4 + 5/4 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A1 माइनस A2 इक्वल टू 5/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0 मीटर। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। और एक होमवर्क आपके लिए है, एग्जाम्पल 5 आप खुद करेंगे, इसी टाइप का प्रॉब्लम है। v इक्वल टू 5 2t - 1, वेलोसिटी का इक्वेशन हमने सिर्फ बदल दिया। फिर आपके लिए वही है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। वहां पर 1 सेकेंड तक में था, यहां पर 2 सेकेंड में। ये आप लोग खुद कर लेंगे, नहीं होगा
तो डाउट डिस्कशन में देखें।